हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये स्टैंडर्ड 10 का सिलेबस है जो आने वाले टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल उसके सिलेबस में है। और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन से। What was the exported from Americas to Europe prior in the 17th century? That means अमेरिका से जो मटेरियल्स पूरे यूरोप में आते थे वो क्या क्या मेन चीज़ें थी। तो दीज गुड्स वेर इंक्लूडेड मेटल टूल्स, ओवन क्लॉथ मतलब बुना हुआ कपड़ा फ्रॉम द यूरोपियंस, एंड बेबर पेल्ट्स। ये बेबर पेल्ट्स एक उदबिलाव टाइप का छोटा सा जानवर होता है, उसके खाल से टोपी वगैरह बनाते हैं। एंड कॉर्न, ये मकई कम्स फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन्स। ये चीज़ें थी जो वहाँ से आती। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कभी कभार बेबर पेल्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है एक फिल इन द ब्लैंक्स में। तो वो एक जानवर होता है उदबिलाव टाइप का, उसके खाल से टोपी बनाते हैं और वो बहुत सॉफ्ट टाइप का होता है या फिर ठंड से बचने के लिए होता है, माने वो बहुत ज़्यादा ठंड से बचाव करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डिड इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इम्पैक्ट फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? तो देर आर टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द हिस्ट्री टू शो दैट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी वेयर फास्टर रेलवे, lighter wagons and larger ships help transport food more cheaply and quickly from the production unit to the far away markets, first point. And second है, the refrigerated ships helped transport perishable foods such as meat, butter, eggs over a long distance. तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जगह नहीं, ये हर जगह है। जैसे रेलवे, लाइटर वैगन्स, लार्जर शिप्स, ये हेल्प कर रहा था डिस्टेंस कवर करने में, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हुआ तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स रोल में आया, जिससे क्या होगा, बहुत सारे पेरिशेबल आइटम्स हैं, दैट मीन्स जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं मौसम के प्रभाव से, उनको भी बहुत दिन तक आराम से सही तरीके से रख के दूर दूर तक के डिस्टेंस को कवर किया जाने लगा। तो ये दो एडवांस टेक्नोलॉजी के परिणाम हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके फूड अवेलेबिलिटी में हेल्प करने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट? तो ये ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हेमिस्फेयर। इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ब्रिटन वुड्स इज इन डैश, तो आपको आंसर में न्यू हेमिस्फेयर लिखना होगा, यूएसए नहीं लिखना होगा। यूएसए आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ब्रिटन वुड्स इज लोकेटेड इन डैश इन यूएसए, तो वो न्यू हेमिस्फेयर में है। इट इस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ब्रिटन वुड्स से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दो चीज़ें बनी है टू प्रिजर्व द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो बेसिकली मैं बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटन वुड्स, क्योंकि ये जुलाई 1944 में हुआ था और ये बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने का सिचुएशन था, उस वक्त पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो अमेरिका ने, खासकर यूएसए ने, ये ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट किया ताकि जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब का जो इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुका था, उनकी इकोनॉमी को दोबारा से ग्रो किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मास प्रोडक्शन एंड हु वाज द पायनियर ऑफ इट? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज मास प्रोडक्शन। याद रखिएगा, मास प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल, ह्यूज क्वांटिटी में जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं। और इसका श्रेय किसको जाता है? तो हेनरी फोर्ड एक इंजीनियर थे, एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक बहुत ही इंटेलिजेंट
बहुत सारे गुण को रखने वाले, बहुत सारे गुणों को धारण करने वाले एक व्यक्ति थे। इन्होंने ही अपना कार जो फोर्ड है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया और उन्होंने अपने कार के प्रोडक्शन चैम्बर में असेंबली लाइन को दिखाया, जिससे एक स्टेज में एक काम को करना है, नेक्स्ट स्टेज में दूसरे काम को करना है, नेक्स्ट स्टेज में, मैंने स्टेज वाइज इन्होंने काम को स्टार्ट करवाया और समय से पहले, मतलब बिल्कुल बहुत कम समय में, नॉर्मल समय जितना लगता है एक काम को करने में, बिल्कुल उससे कम समय में इन्होंने पूरा का पूरा कार का असेंबली को करके दिखाया। जिस काम को करने में महीने लगते थे, अब वो कुछ मिनट और कुछ घंटे में होने लगे थे। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने पूरी दुनिया के आगे मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट रखा था और स्टेज वाइज असेंबली का कॉन्सेप्ट रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रेट डिप्रेशन। तो ये ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में किस वक्त आया था? द ग्रेट डिप्रेशन बिगन इन 1929 विथ अ स्टीप फॉल इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड कंटिन्यूड वेल इनटू द मिड 1920s। मतलब 1929 से 1930 तक लगभग 2 साल पूरा रहा। ड्यूरिंग दिस डिप्रेशन एग्रीकल्चरल प्राइस फेल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केम टू अ हॉल्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक गया था एंड मिलियंस ऑफ पीपल बिकेम जॉबलेस एंड होमलेस। इसके पीछे का एक और रीज़न है कि ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि इस समय तक इंडस्ट्रीज सभी कंट्रीज़ में ग्रो कर रहे थे, सारे लोग मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट सबके पास आ गया था, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था और उस वक्त एक्चुअली ये किसी के दिमाग में नहीं आया, सबके दिमाग में प्रोडक्शन करने की होड़ लगी थी, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि सिर्फ प्रोडक्शन करने से कुछ नहीं होता है जब तक प्रोडक्ट को कंज्यूम ना किया जाए, मतलब बेचा ना जाए। तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से सभी जगह पर स्टॉक होल्ड होने लगे, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो जाए तो चीज़ें की कीमतें गिरने लगती है और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन होल्ड हो जाता है, मटेरियल होल्ड हो जाता है, और जब मटेरियल होल्ड हो जाएगा मतलब सामान बिकेगा नहीं तो इंडस्ट्री चलेगा कहाँ से। तो इस वजह से बहुत मिलियंस ऑफ पीपल, इन लोगों की नौकरी चली गई, ये लोग घर से बेघर हो गए। तो ये कंडीशन था ग्रेट डिप्रेशन का 1929 से 1930 तक। नेक्स्ट है, व्हेन एंड व्हाई द माइग्रेशन ऑफ इंडेंटर्ड लेबर्स एबोलिस्ड। तो इंडेंटर्ड लेबर क्या होता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना पड़ता है, वो एक समय उनका फिक्स रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। ये उस वैसे लेबर्स को हम लोग इंडेंटर्ड लेबर्स कहते हैं। तो व्हेन एंड व्हाई वाज द माइग्रेशन ऑफ इंडेंटर्ड लेबर्स एबोलिस्ड, ये इंडिया की बात है। लेबर माइग्रेशन was abolished in 1921 due to the opposition of India's nationalist leaders. They regarded this system as abusive and cruel. उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही मतलब नीचतापूर्ण कार्य के रूप में रखा था। इसके पीछे कुछ रीज़न से सही भी थे, गलत भी थे। रीज़न ये थे कि जो लेबर एक देश से दूसरे जगह जाते हैं उनको बोलकर तो कहा जाता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद हकीकत में उनसे दूसरा काम करवाया जाता था, वैसे भी काम करवाए जाते थे जो वो करना नहीं चाहते थे। तो इससे उनके साथ मतलब मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना होती थी। तो इसलिए भारत के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट में इन लोगों ने, सभी लोगों ने अगेंस्ट में आवाज़ उठाई और इसको एबॉलिश कर दिया। चलिए नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। बेसिकली ये 19th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, लेकिन 19th सेंचुरी में फुल स्पीड में आया, क्योंकि उस समय तो नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हुआ था। लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स का दौर चल रहा था लोगों में, और वो एक्सपेरिमेंट्स करके उस चीज़ को माने यूज़ करके देख रहे थे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट मीन्स ये जो टेक्नोलॉजी है फुल फेज़ में 19th सेंचुरी में काम करने लगा, फुल फेज़ में। 1718 तक तो वो बस प्रयोग के रूप में चल रहा था। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हेल्प द वर्ल्ड डेवलप इन दीज वेज, रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ, ये जो चीज़ें आई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते, रेलवे, स्टीमशिप्स, टेलीग्राफ्स,
These things transformed the trade and led to easy transportation of goods and raw materials. तो ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रिजल्ट आया कि रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ्स के रूप में अब इसके चलते जो अब जो मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितना भी प्रोसेस है, जितना भी काम है, बहुत ही आसानी से होने लगा। और साथ ही साथ गुड्स और रॉ मटेरियल का भी मतलब आना जाना बहुत ही ईजिली होने लगा। एंड साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विच एक्सपेंडेड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ट्रेड। तो ये टेक्नोलॉजी ही है, टेक्नोलॉजी का ही बहुत बड़ा रोल है जिसने ट्रेड को एक्सपेंड किया, गुड्स के मूवमेंट को एक्सपेंड किया और वैसे वैसे दूर दराज जगह तक वो गुड्स को पहुंचाया जहाँ के लोग उस गुड्स को बिल्कुल जानते ही नहीं थे। नए नए चीज़ें नए नए लोगों के पास जाने लगी और अल्टीमेटली पूरा का पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के मतलब असर में आ गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी होता है वैश्वीकरण, मतलब पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म में लाकर रख देना। अब ग्लोबलाइजेशन के चलते कोई भी देश दूर नहीं है संपर्क बनाने में या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में, चाहे किसी भी काम के लिए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस इकोनॉमी टू मेक इट एन इंटरनेशनल क्रेडिटर फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेबिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका जो डेबिटर था, अल्टीमेटली वो पैसा लेने वाला था, अब वो पैसा देने वाला कैसे बन गया, लेनदार से देनदार कैसे बन गया। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फाइनल फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहली बार इंडस्ट्रियल वॉर कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार इंडस्ट्रीज में बंदूक, एम्यूनेशंस, जो भी चीज़ें लगती थी वॉर में, वो इंडस्ट्रीज को स्पेशली लगाया गया था वर्ल्ड वॉर के लिए, वर्ल्ड वॉर के चीज़ों को लगाने के लिए। इसलिए हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इंडस्ट्रियल वॉर कहते हैं। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक्स एज वेल एज फ्रॉम द कंपनीज टू पे ऑफ लोन्स। इस समय तक ब्रिटेन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, इसने अमेरिका से बहुत सारा कर्जा लेकर रखा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका की एंट्री लास्ट में होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका की एंट्री लास्ट में होती है। पहले लड़ाई तो अलाइड और सेंट्रल के बीच में चलता है, अमेरिका तो बाद में आता है, और अमेरिका जब एंटर करता है लड़ाई में, और लड़ाई का पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाता है। अगर अमेरिका नहीं आता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही जितना भी ये यूरोप है, पूरा का पूरा यूरोप नाम ही नहीं रहता, सिर्फ जर्मनी नाम रहता। नेक्स्ट है, यूएस though a party to war was physically unaffected, it witnessed the industrial boom and increase in agricultural production. बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में यूएस ने एज अ बिजनेसमैन के रूप में अच्छा खासा पैसा कमाया था, चाहे वो हथियार सप्लाई करके हो, चाहे एग्रीकल्चरल गुड्स सप्लाई करके हो, और भी अलग, और साथ ही साथ पैसे देकर भी हो। इस तरीके से अमेरिका ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया था। और ये सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उसने बहुत सारा अच्छा खासा पैसा कमाया था। और जो कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे वो तो बर्बाद हो ही रहे थे हर तरीके से। द यूएस वॉज इन अ पोजिशन टू लेंड द यूरोपियन कंट्रीज टू रिकवर फ्रॉम द शॉक ऑफ वॉर। चूँकि अमेरिका के पास उसमें इतना पैसा था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, माने वार में उसने मटेरियल और गुड्स और पैसा सप्लाई भी किया, और जब वार ख़त्म हो गया, उन कंट्रीज़ जो बर्बाद हो गए थे उनको उबरने में भी अमेरिका हेल्प करने लगा, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। एज अ रिजल्ट यूएस इमर्ज्ड एज एन इंटरनेशनल क्रेडिटर फ्रॉम अ डेबिटर। इस तरीके से वो माने पहले लेनदार था, अब वो देनदार होने लगा। बाय द एंड ऑफ वॉर यूएस एंड इट्स सिटीजन ओन्ड मोर ओवरसीज एसेट्स एंड assets than foreign governments and citizens owned in the US। तो वार के अंत होते होते
यूएस के पास जो प्रॉपर्टी था वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो भी कंट्रीज उससे पैसे लिए होंगे, कर्ज लिए होंगे, उन्होंने बदले में कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी गिरवी रखी होगी। वो जगह क्या होगा, वो कंट्री का ही कुछ ना कुछ पार्ट होगा। तो इस तरीके से यूएस का एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया वर्ल्ड वार के बाद। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस वाज एक्सपीरियंस्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 1920 एंड 30, इलेबोरेट। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि ये ग्रेट डिप्रेशन का समय था, तो ये किस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस था। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज द वर्स्ट इकोनॉमिक डाउन टर्न इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, lasted from 1929 to 39. It began after the stock market crash of October 1929, which sent Wall Street into a panic and wiped out millions of investors. ये रीज़न इसके पीछे यही था कि ओवर प्रोडक्शन था, जिसके चलते ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ का काम बंद हो गया। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गया तो लोग बेरोज़गार हो गए, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर ये जो स्टॉक होल्ड होने लगा उसके चलते उस जगह पर भी प्रॉब्लम होने लगा। रॉ मटेरियल्स लोगों ने खरीदना छोड़ दिया, इसके चलते एग्रीकल्चर भी बर्बाद हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर करने से रॉ मटेरियल होगा, और रॉ मटेरियल अगर कोई नहीं खरीदेगा तो इतना ह्यूज स्टॉक कौन माने जो एग्रीकल्चरल स्टॉक है उसको स्टॉक करके कहाँ रखा जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है और फिनिश्ड गुड्स भी रखा हुआ है। इसके चलते एग्रीकल्चर भी इफेक्टेड हुआ, इंडस्ट्रीज भी इफेक्टेड हुआ, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो पैसे थे वो मार्केट ने दिया था, तो अब पैसे का ट्रांजैक्शन बंद हो गया, जिसके चलते पूरा का पूरा मार्केट क्रैश कर गया। तो ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया इसी के चलते, और इसको उभरने में 10 साल से ज़्यादा का समय लगा। तो यही रीज़न था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश होने के पीछे और इकोनॉमिक क्राइसिस आने के पीछे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं कि एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। कि मतलब भारत से जो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते थे, बेसिकली क्या क्या कारण थे उनके। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडेंटर्ड लेबर्स माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया इज: in the mid 19th century, cottage industries was declined, land rents rose, lands were cleared for mines and plantation. तो इस समय तक 19th सेंचुरी आने तक क्या हो गया कि कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो छोटा इंडस्ट्री होता है ना, वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि इस समय तक ब्रिटिश के फैक्ट्री मेड गुड्स बहुत ज़्यादा पूरे देश में चलने लगा था, क्योंकि वो सस्ता होता था और उसके वैरायटी बहुत ज़्यादा होते थे। और जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होता था वो महंगा होता था और उसमें वैरायटी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो जिसके चलते लोग इस चीज़ को उतना सपोर्ट नहीं करने लगे, और अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट बन रहा है और कोई खरीद नहीं रहे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल भी स्टॉक होगा और फिनिश्ड गुड्स भी स्टॉक होगा, जिसके चलते का पूरा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। तो लोगों के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं काम करने के लिए, तो उनके पास ये मजबूरी हो गई। और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि उस वक्त इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ब्रिटिश कॉलोनी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ थे जिन्होंने लैंड का जो रेंट था वो बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और लोगों के पास जो काम था वो ख़त्म हो गया। दैट मीन्स जो ग्रेट डिप्रेशन के चलते जो लोग किसान करके माने जो किसान खेती करके फसल उगा रहे थे, उनके फसल को खरीदने वाला कोई नहीं था, उधर भी स्टॉक हो गया, और फिनिश्ड गुड्स खरीदने वाला कोई नहीं था, तो इंडस्ट्री स्टॉक हो गया। तो इसके चलते उस समय बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी का सीन था। साथ ही साथ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो जो लैंड था वो या तो माइनिंग के काम के लिए दे रही थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वे करके पता कर लेती कि भाई इसके नीचे तो दुनिया भर का मिनरल रिसोर्स छुपा पड़ा है, तो उनको अल्टीमेटली लोगों को वो उस जगह से हटाना था। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा पॉलिसी था कि भाई लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करो, रेवेन्यू बढ़ा दो, उनके साथ बहुत सारे कानून ऐसे बना दो कि वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जगह छोड़ेंगे तब तो वह माइनिंग करके मिनरल्स को निकाल पाएंगे, और साथ ही साथ जो जगह प्लांटेशन के लिए बेस्ट है तो वहाँ भी तो पहले से कोई ना कोई ट्राइबल पीपल या विलेज पीपल रहते होंगे, तो उनको हटाना है। तो उनको हटाने के पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस लगाइए,
ऐसे नहीं हटाना है, अदरवाइज लोग तो विद्रोह कर देंगे ओपनली। तो रेवेन्यू बढ़ा देना है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देना है, ताकि लोग मजबूर होकर वो जगह छोड़कर दूसरे जगह चले जाए, और हम लोग का जो प्लानिंग है, प्लांटेशन करना है या फिर माइनिंग करना है, वो आराम से कर सके। तो ये एक पॉलिसी था। दिस अफेक्टेड द पुअर पीपल बिकॉज दे वर हाईली इन डेप्ट एंड फोर्स्ड टू माइग्रेट फॉर वर्क। और अल्टीमेटली देखिए, जब लोग माइग्रेशन करने लगे लेबर के लिए, ये तो उनके इंडस्ट्रीज़ के लिए और अच्छा है, इंडस्ट्रीज़ तो बहुत सारे जगह पर है, मुझे तो लेबर चाहिए ही चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और हर तरीके का पॉलिसी, मतलब मजबूर करो और अपना काम निकालो, इस तरीके का पॉलिसी को यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने अच्छा खासा लेबर इकट्ठा किया था अपने इंडस्ट्रीज़ में काम करवाने के लिए। टेम्पटेशन एक है कि एज द एजेंट्स प्रोवाइडेड फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मतलब एक टेम्पटेशन का मतलब हो गया एक भावना जागृत करना, कि जो लोग एजेंट होते थे वो बहुत एक गलत भावना बनाते थे कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, वहाँ इतना पैसा कमाओगे, इतना आराम से रहोगे, इस देश में क्या, इस तरीके का जो ख्वाब दिखा के लोगों को ले जाते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि अल्टीमेटली जब ख्वाब दिखता था तो लोग एक्साइटमेंट में आके चले जाते थे। As the agents provided the false information about final destination, nature of the work, and living and working conditions, many poors were tempted to go and work. बहुत सारे लोग जोश में आ जाते थे और चले जाते थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था माइग्रेशन का। And in order to escape poverty or oppression at home and in villages, many migrants agreed to work. जाहिर सी बात है, अल्टीमेटली गरीबी, इंडिया एक बहुत ही गरीब देश था उस समय भी, तो वो जो गरीबी था इसके चलते भी लोग, और ऑपरेशन मतलब दबाव, घर को चलाने का दबाव, घर के खर्चे उठाने का दबाव, ऊपर से ब्रिटिश सरकार के रेवेन्यू पे करने का दबाव, तो ये सारे रीजंस थे कि अल्टीमेटली लोगों को माइग्रेट होना पड़ा एज अ लेबर टू द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चरल फ्यूज़न एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार देखा गया एग्जाम्स में, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल्चरल फ्यूजन इज अ प्रोसेस अंडर विच 2 और मोर देन 2 कल्चर्स इंटरमिंगल एंड प्रोड्यूस अ न्यू कल्चर। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कल्चर जब मिलता है तो एक नया कल्चर का जन्म होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कल्चरल फ्यूजन। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है होसे एंड चटनी। होसे बता देता है क्योंकि होसे के ऊपर बहुत बार सेपरेटली क्वेश्चंस भी पूछा गया है। होसे वो एक तरीके का क्या कहेंगे, वो एक तरीके का प्रोग्राम बोल सकते हैं, वो एक तरीके का श्रद्धांजलि बोल सकते हैं। ये बेसिकली कैरिबियन आइलैंड्स में मनाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद साहब के जो ग्रैंडसन्स थे हुसैन साहब, उनके जो मृत्यु हो गई थी उस पर श्रद्धांजलि देने के लिए और उससे सबक लेने के लिए, तो ये एक ये एक प्रोग्राम किया जाता है। तो ये वही चीज़ है, एक ओकेज़न मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जो ग्रैंडसन थे हुसैन साहब, उनकी जो शहादत हुई थी, तो उनको जो लोगों ने मार दिया था उसके ऊपर, उससे रिलेटेड ये शिया मुस्लिम्स का प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड ये ओकेज़न मनाया जाता है जिसको होसे कहा जाता है। तो होसे कैरिबियन आइलैंड्स में मनाया जाता था। ये एक तरीके का फ्यूज़न है। नेक्स्ट है चटनी। ये भी कैरिबियन आइलैंड्स का ही है। ये चटनी कोई खाने वाली चटनी नहीं है, चटनी एक म्यूज़िक है जिसमें कैरिबियन आइलैंड्स में 2-3 आइलैंड्स मिल के एक नया टाइप का फ्यूज़न म्यूज़िक क्रिएट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लीड यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन को 2-3 रूप में भी पूछा गया है। वाई डिड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्ली अवे फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी, गिव एनी 3 रीजन्स। कि भाई यूरोप से लोग छोड़ के अमेरिका क्यों भाग गए, चले गए। तो रीज़न उसके पीछे क्या है, अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वेयर कॉमन इन यूरोप। यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और हंगर, भूखमरी और गरीबी बहुत 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 ज़्यादा थी। रीज़न इसके पीछे का वही एक डिप्रेशन भी था, ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन भी था, और गवर्नमेंट का सही ढंग से मैनेज नहीं करना भी था, जिसके चलते भूखमरी और गरीबी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस समय लोगों को जहाँ ऑप्शन मिलता था लोग वहाँ भाग जाते थे।
और यूरोप से अमेरिका बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। सिटीज़ वेर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज़ वेर वाइड स्प्रेड। पूरा का पूरा शहर भर गया था, ओवर क्राउडेड था, और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी इस वक्त तक आ गई थी। प्लेग वगैरह, स्मॉल पॉक्स, ये इस तरीके का भयंकर बीमारी बहुत ज़्यादा आ गया था, और भी अलग अलग टाइप की बीमारी है जिसके चलते लोग मर रहे थे। तो लोग ये भी एक कारण था देश छोड़ के भागने का। एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वेर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वेर परसिक्यूटेड, सो पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। इस समय तक रिलीजियस डिस्प्यूट मतलब धार्मिक भावना के चलते जो लड़ाई हो रहा था लोगों के बीच में, इसके चलते भी लोग उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे थे। तो बेसिकली ये 3 रीज़न है, पॉवर्टी एंड हंगर, और ओवर क्राउडेड एंड डेडली डिजीज़, और तीसरा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बेसिकली ये 3 रीज़न है जिसके चलते लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट हो रहे थे। नेक्स्ट है हु वाज इंडेंटर्ड लेबर्स। तो ये इंडेंटर्ड लेबरर के पीछे एक डेफिनेशन भी है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है, लास्ट में जो डिफाइन है वहाँ पर पूछा गया है। ए बाउंडेड लेबरर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। तो ये बाउंडेड होते थे, नया जगह नया देश में जाना इनकी मजबूरी होती थी, और साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्ट लिखे होते थे कि एक खास फिक्स समय के लिए इनको उस देश में जाकर काम करना होता था। तो उसको इंडेंटर्ड लेबरर्स हम लोग कहते थे, जिसको 1921 में इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसको बैन करवा दिया था, और उसके बाद से लेबर और जाना बंद कर दिए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज कॉर्न लॉ एंड व्हाई वाज इट बैंड। तो कॉर्न लॉ क्या था? द लॉज अलाउइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न इज नोन एज कॉर्न लॉज। These laws were abolished because the industrialists and urban dwellers were unhappy with high food prices, as a result of which they forced the abolition of the corn laws. तो इस समय ये वही वाला समय है जो डिप्रेशन के आसपास का समय है, कि प्रोडक्शन करने के बाद भी प्रोडक्शन बिक नहीं रहा था, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक लग गया, फिनिश गुड्स का भी स्टॉक लग गया, और साथ ही साथ चीज़ों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो जिसके चलते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बंद कर दिया गया था। तो उस समय ब्रिटिश ये जो कॉर्न है, मक्का जिसको कहते हैं, उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, और उसी प्रतिबंध को हम लोग कॉर्न लॉ कहते हैं। और इसके चलते बहुत ज़्यादा सामान चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही थी, क्योंकि उस समय एक इनस्टेबिलिटी वाला कंडीशन पूरे वर्ल्ड में, लगभग वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ज़रूर था, और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर में जो जो कॉलोनीज़ थे वहाँ भी ये कंडीशन था। चलिए आज हम लोग पूरा एक सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चंस पसंद आया होगा। इसको स्टडी कीजिए, डेफिनेटली है कि आप लोग का फ़ायदा ज़रूर होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे रहो और एग्ज़ाम को एक मिशन की तरह लो कि मुझे इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है। जय हिंद।